वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, अभी हम रिसेंटली ये बहुत बड़ी खबर सुन रहे हैं कि चोंग में एक लड़की जो सऊदीया में रही, अब मेडिकल की डिग्री के लिए पाकिस्तान आई। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि उसकी जान चली गई? ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से कोई लड़ाई, ना झगड़ा, लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठी। आइए इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है समाज टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा उमर साहब, क्या हुआ ऐसा कि उस लड़की की जान चली गई? वो तो यहाँ पर सिर्फ डिग्री लेने आई थी। देखिए, मेरे इस स्टोरी के अंदर काफ़ी पहलू हैं। सबसे पहले ये इशू हुआ क्या था, उसका मतलब वाक़या क्या हुआ, वो आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये 4 नवंबर का वाक़या है। 4 नवंबर की शाम को एग्रिक्स टाउन एक सोसाइटी है रेवन रोड पे, वहाँ के ये रहने वाले हैं। ये लड़की, इसका नाम है तहज़ीन, 23 साल इसकी उम्र है। ये वापस अपने घर जा रही थी अपने भाई और वालदा के साथ। भाई इसका गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वालदा पीछे बैठी हुई थी और ये आगे बैठी हुई थी। ये जैसे ही रेवन रोड पे इन्होंने यू टर्न लेने के लिए मुड़ रहे थे सोसाइटी में दाखिल होने से पहले, तो एक गाड़ी बड़ी स्पीड से आई वहाँ पे और जिगजैग वो कर रही थी। उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था 17 साल 2 माह का एक लड़का, जिसका नाम है अब्दुर्रहमान। कम उम्र ड्राइवर था, ज़रा ज़्यादा शौकियाँ दिखा रहा था, मस्तियाँ दिखा रहा था। तो गाड़ी संभाली नहीं कि गाड़ी हिट हो गई। गाड़ी हिट होने के बाद उसने गाड़ी रोकने की जहमत ही नहीं की और गाड़ी उसी स्पीड से भगाते हुए ना वो बी एग्रिक्स टाउन के अंदर एंटर हो गया। अच्छा। अब ये मतलब कोइंसिडेंस है कि दोनों ही एक ही सोसाइटी के रहने वाले हैं, वो अब्दुर्रहमान भी और ये तहज़ीन भी। लेकिन वो नहीं जानते ये बात। नहीं जानते, उनको नहीं पता। इन्होंने गाड़ी उसके पीछे भगाई ताकि उसको रोकें, क्योंकि इनकी गाड़ी हिट हुई थी। उससे पूछें तो सही कि कौन है भाई, गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरा करे या उसकी कोई शिकायत लगाएं या उसको रोकें कि आगे किसी को नुकसान ना पहुँचा दें। वो लड़का चूँकि कम उम्र था और वो घबरा गया, इतना घबरा गया कि उसने अपने मामू को फ़ोन किया। उसके मामू का नाम है आबिद जट, और मामू को कहा कि मेरे पीछे कुछ लोग लग गए और वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पीछा कर रहे हैं, तो मुझे बचा लें। अब वो बड़ी स्पीड से गाड़ी अपने जहाँ पर उनका घर है वो घर की तरफ लेके गया, ये भी उसका फॉलो करते हुए वहाँ पे गए। जैसे वो अपनी गली में दाखिल हुआ तो उसके मामू जैसे ही फ़ोन उन्होंने बंद किया, वो नीचे आए। वो नीचे आके उन्होंने अपनी गाड़ी से वेपन निकाला। अब वेपन निकाल के उन्होंने बाहर वेट करे थे कि वो इस तरफ ही आ रहे। जैसे ही दोनों गाड़ियाँ गली में दाखिल हुई हैं तो उन्होंने हवाई फायर किए, उसने आबिद जट ने। हवाई फायर से वो पीछे वाली गाड़ी जो लड़की की थी, तहज़ीन की, वो गाड़ी रुक गई कि फायरिंग हुई है, और देखा आगे कोई बंदा वेपन लेके खड़ा है। तो उन्होंने फ़ौरन गाड़ी वहाँ से वापस मोड़ ली, गाड़ी मोड़ी और भगाने लगे। तो पीछे से आबिद जट ने सीधे फायर मारे। उनमें से फिर एक गोली तहज़ीन की बैक पे लग गई और वो ज़ख्मी हो गई। अब चूँकि ये उसी सोसाइटी में रहते थे तहज़ीन, तो ये 2 गलियां छोड़ के इसका घर था। ये गाड़ी भगाते हुए अपने घर की तरफ गए और रास्ते में उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई, वो चीख रही है। 2 घर छोड़ के इनके मामू हैं, वो डॉक्टर हैं तहज़ीन के, डॉक्टर रिजवान। इनकी वालदा ने तहज़ीन की अपने भाई को बुलाया कि मेरी बेटी को गोली लग गई है, उसे हॉस्पिटल लेके जाए। वो मामू फ़ौरन बाहर आए हैं, उन्होंने गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए तहज़ीन को बिठाया है और बाहर ले जाने लगे। मीनवाइल वो आबिद ने ये समझा कि ये जो हमलावर थे, जो इसके भांजे का पीछा कर रहे थे, वो अब वापस भाग रहे हैं। इसने सोसाइटी के गेट्स पे कॉल कर दी कि कोई भी गाड़ी गेट से बाहर ना जाए। सोसाइटी वालों ने सिक्योरिटी पर्पस पे गेट बंद कर दिया। उसने यही कहा कि हमारे घर पे फायरिंग हुई है। आबिद जिसने फायरिंग की है उसने कहा कि हमारे पे हमला हुआ है और फायरिंग हुई है, तो सोसाइटी के गेट बंद कर दो। वो फौरन गेट पे पहुंच गया। चूंकि ये वापस अपने घर तक गए थे, उसको टाइम मिल गया, वो गेट पे पहुंच चुका था। गेट पे जाके उसने पूछा कि कोई गाड़ी बाहर गई? उन्होंने कहा नहीं, अभी तक कोई गाड़ी बाहर नहीं गई। वो कल्टा से गाड़ी थी। अच्छा, ये वहाँ भी खड़ा रहा है। मीनवाइल वो डॉक्टर रिजवान तहज़ीन को लेके हॉस्पिटल ले जाने के लिए मेन गेट पे पहुँचे, तो आबिद सामने ही खड़ा था वेपन के साथ। उसने वहाँ पे दोबारा उसको रोक लिया। अब डॉक्टर रिजवान को उसने मारा, चूँकि वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उससे पूछा कौन है तुम पीछा क्यों कर रहे थे? तो डॉक्टर रिजवान ने ये कहा कि हमारी बच्ची को गोली लगी है, तो आप हमें हॉस्पिटल जा लें दे, बाकी मामला बाद में देख लेते हैं। हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, मुझे नहीं पता क्या मामला है, फिलहाल उसको हॉस्पिटल लेके जा लें। खैर गार्ड्स बीच में आए, उसने गार्ड्स को भी धक्का दिया, मतलब अच्छी खासी धक्कम पेली, स्कफल हुआ वहाँ। चूँकि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी थी, उसका ब्लीडिंग हो रही थी, तो पता नहीं वो आबिद जट को नज़र आया कि ये एक्सपायर ना हो जाए, उसने उसको जाने दिया। डॉक्टर रिजवान उसको हॉस्पिटल ले गए। आबिद वापस चला गया अपने घर। 8 दिन तक वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रही है।
9वें दिन उसकी डेथ होगी, तहसीन की। ये मेडिकल की स्टूडेंट थी, 3 साल पहले पाकिस्तान आई थी। इसके वालिद अभी भी वहाँ पे होते हैं। जब भी वाक़या पेश आया तो उसके वालिद पाकिस्तान में नहीं थे। वो 2 रोज़ बाद बड़ी इमरजेंसी के साथ फ़्लाइट ली, सारा कुछ किया, पाकिस्तान आए। 6 दिन अपनी बेटी के साथ रहे, 7वें दिन उसकी डेथ होगी। तो ये केस रिपोर्ट हुआ उसका 324 का, मतलब इक़दाम कत्ल का। FIR दर्ज होगी। FIR के बाद वो आबिद जट की जो फैमिली है, जो उसका बैकग्राउंड है, उस पर तकरीबन 11 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं, लड़ाई झगड़े के, लेन देन के, इक़दाम कत्ल के। मतलब इससे पहले भी फायरिंग करके लोगों को जख्मी कर चुका हुआ है। उनकी दुश्मनदारी, जाहिर सी बात है, इसी वजह से तो ये वो इसका एज लेते हैं कि उनकी दुश्मनी है, उनकी प्रॉपर्टी है काफ़ी ज़्यादा। पिछले साल ना एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इन्हीं के एक रिलेटिव थे, एक वकील था, एक उसकी वाइफ थी और एक 2 माह की बेटी थी, उनकी बच्ची थी। उन्हें एक शूटर के ज़रिए कत्ल करवा दिया गया था। तो ये अब वो उसका सॉफ्ट कॉर्नर ले रहा है कि हमें लगता है कि वो उसी कड़ी का ये पहलू था कि इनका ये भांजा इसको फॉलो करते हुए कोई मारने आया। ये एज लेके वो कह रहा है कि मैंने फायरिंग की थी तो वो गलती से गोली इसको लगी। खैर, लड़की की डेथ हो गई। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही थी मेरा। तो इन्वेस्टिगेशन में जो तगड़ा होता है ना, जो पावर रखता है, उसकी ज़्यादा सुनी जाती है। ये निज़ाम है हमारा यहाँ पर। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अब उसके वालिद इतने बदल हो चुके थे कि वो वापस सऊदीया सारा कुछ रैप अप करके जी छोड़े पाकिस्तान, चले सऊदीया चलते हैं, यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है। मीनवाइल उन्होंने पुलिस की तफ्तीश में जब कोई आगे डेवलपमेंट नहीं हो रही थी तो एक ख़त लिखा CM को। अच्छा। CM से रिक्वेस्ट की कि उनकी बच्ची के साथ ये मतलब ज़्यादती हुई है और उसकी जान चली गई है, और पुलिस तफ्तीश में सुस्त रवि का शिकार दिखा रही है, मतलब सुस्त रवि दिखा रही है, और उसका बेनिफिट वो मुलजिम उठा रहा है। वो प्रेशर डाल के हमें सुलह पर राज़ी करा है। अब वो बेचारे ना तो लड़ने जोगे थे, ना ही उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड था कि वो किसी को बुला के कहते हैं कि जिसके सामने शरीफ लोग थे। यानी उनको तो पुलिस से ही था ना कि पुलिस उनकी मुहाफिज होगी, पुलिस उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। उन्हें उस वक्त ना 2 जगह से डर लगना शुरू हो गया। एक, पुलिस की सुस्त रवि का शिकार तफ्तीश से, दूसरा मुलजिमों के प्रेशर से कि वो सुलह के लिए राज़ी करना। कहते हैं ना, जस्टिस डिले जस्टिस डिफीट। यस। तो यही हुआ। वो जब ख़त मंजर आम पे आया 22 रोज़ के बाद CM तक पहुंचा तो अचानक स्टेट की मशीनरी हरकत में आई, मीडिया में ख़बरें चलीं, CM ने नोटिस लिया तो पुलिस ने कहा नहीं, हम तो इनको नहीं छोड़ेंगे, हम तो ये करेंगे। मतलब आपने 22 दिन तक जिनकी बच्ची, कहाँ रहे आप, जिनका कोई मतलब किसी से मतलब लेना देना नहीं है, बेचारी दुनिया से चली गई है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए जो आपका काम था इनिशियली इन्वेस्टिगेशन करके उनको सपोर्ट करते, आपने इतने डिलेइंग टैक्टिक्स दिखाए कि अब मामला ये है कि स्टेट तो कह रही है कि हम बीच में कूद पड़े। एक सेक्शन है 311, उसका मतलब है कि अगर आप मुकदमे पे बैक भी हो जाएंगे ना, जो मदई है, तो स्टेट उसको फॉलो करेगी, उसको आगे लेके चलेगी और मुलजिमों को सजा दिलवाएगी। जबरदस्त। मतलब CM को CM की जो मुदाखलत है उसके बाद जाके तफ्तीश का ये रुख अब शुरू हुआ है। हाँ, जबकि ये है कि हमारे पास एक नंबर है, हम उसको डायल करें तो पुलिस का काम है कि वो पहुँचे और वो हमें एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, हमारे लिए जस्टिस करें। हम टैक्सेस पे करते हैं, ये लोग जो है वो उसकी सैलरीज लेते हैं, तो हमारे किस काम की हैं जब आप लोगों ने साथ ही उनका देना है, जो मुलजिम है, जो पावरफुल है। सैलरी से बढ़ के ओथ कहाँ गया जो आपने तहफ़्फ़ुज़ का ओथ लिया जी, आपने कहा जी हम आपकी ऑनेस्टी, स्टेट के हर सब्जेक्ट की इसका मतलब कि इन्होंने इतना डरा दिया था। मैं ये समझती हूँ कि पुलिस भी इसके अंदर बराबर की इन्वॉल्व हो चुकी थी, पैसे लिए होंगे, रिश्वत ली होगी, कि उन्होंने उस फैमिली को इतना डरा दिया कि वो फैमिली वहाँ से चली ही गई। घर नहीं आ रहे थे। मेरा 2 रोज़ कबल मैं उनके घर गया हूँ। जब मैं उनके घर के बाहर लाइव कर रहा था, हमने स्टोरी को फाइल करना था, तो वहाँ पे अब उनके फैमिली मेम्बर्स में से किसी से रब्ता करने की कोशिश करें तो वो फ़ोन ना उठाएं। घर के बाहर बेल्स दी तो पता चला कि वो घर ही नहीं है। गार्ड बाहर मौजूद था, गार्ड से पूछा, कहता 2 रोज़ से तो वो घर नहीं आ रहे। वो इतने सहमे हुए हैं क्योंकि ये आबिद वगैरह के जो रिलेटिव्स हैं या बाकी लोग हैं, वो उस गली में इतना घूमते फिरते हैं कि इनको लगता है कि मज़ीद कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ये अपनी इन्होंने नकलो हरकत इतनी महदूद कर बनाया हुआ है अपना। एग्जैक्टली ना, जिस पे 11 मुकदमात दर्ज हैं, उसकी फैमिली में बंदे मर चुके हैं, ये बंदों को ज़ख्मी कर चुका है, तो लड़ाई झगड़े के मामूल है ना उनका, तो उसके लिए तो मसला नहीं था इनको थ्रेट करना। और थ्रेट करने के लिए सिर्फ गिरबान पकड़ के डराना धमकाना नहीं होता,
सिर्फ वेपन पकड़ के पास से गुजर जाना भी ये थ्रेट करने के लिए काफी होता है। एक गली के कोने में खड़े होके आप सिर्फ अगले बंदे को मतलब देखना शुरू कर देना, तो पिस्टल ना भी आपने पकड़ा और सिर्फ देखना शुरू कर देना, तो वो खौफजदा हो जाता है। जो शरीफ आदमी नहीं उसके लिए काफी होता है। तो उसने यही टैक्टिक्स अडॉप्ट किए हैं। ये फैमिली इतनी सहम गई कि अब वो प्लान तो यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान से वापस सऊदीया चले जाएं, और ये भी पता चल रहा है कि उनका वो इतने डर चुके थे कि उन्होंने सुलहनामा पे दस्तखत भी कर दिया। उनका नुकसान का कोई भी वापसी तो नहीं हो सकती है, लेकिन एक चीज़ की मुझे एक चीज़ पे फ़ख्र है कि हमारे सीएम ने उनके लेटर को एक्सेप्ट किया, उस पर एक्शन लिया, एंड आई विश के आगे भी इसके ऊपर एक्शन हो, और इसी तरह के केसेस कम से कम इसी डर की वजह से पुलिस थोड़ी सी एक्शन में आए कि यहाँ तक बात जाने की बजाय, मीडिया पे जाने की बजाय घर में ही मामला हल हो जाए। उस बच्चे की ज़िंदगी तो वापस नहीं आ सकती है। मेरा इस पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, इस पर हमें शर्म करनी चाहिए। हर साल लाहौर में 1,30,000 40,000 मुकदमात दर्ज होते हैं। मतलब सीएम को 1,40,000 दफ़ा नोटिस लेना पड़ेगा तो स्टेट एक्शन में आएगा। लेकिन ये उमर साहब कि अगर ये इदारे जो बेसिक हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, अगर वो एक्शन में नहीं है तो कम से कम कहीं से तो कोई आवाज़ आ रही है। अगर सब भी सो जाएंगे तो फिर तो ये मामला इसी तरह रहेंगे, ज़्यादतियाँ होती रहेंगी। अभी ये जो जितना भी केस जा रहा है, मेरे ख्याल से इसके बाद जो भी आबिद जट साहब हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल इसका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा कि मतलब मुकदमा लग गया, सब कुछ हो गया, क्या गिरफ्तारी हो गई, सब कुछ हो गया? आबिद जट गिरफ्तार है, और वो क्या शर्मिंदा है अपने किसी अमल पे, या इसी उम्मीद पर है कि उनकी बेल हो जाएगी? कह रहा है कि जी हादसाती तौर पर गोली लगी है। लेकिन गोली का जवाब गोली से देना क्राइम तो क्राइम है। दूसरी बात ये कि आप इतना आसान है कि मतलब आप कह रहे हैं कि जी हमला हो रहा है तो आप मतलब उस आपके घर के बाहर तक गाड़ी पहुंच चुकी है। आप तो देखिए आपने हवाई फायरिंग की है, हवाई फायरिंग के बाद आप फिर गेट्स पे फायर भी कर रहे हैं, गेट पे बता देते हैं कि ये गाड़ी बाहर ना जाए, और आप देख रहे हैं बजाय इसके कि आप स्ट्रेट फायर करते हैं। आप पहले ये काम कर लेते जो आपने बाद में किया कि ये गाड़ी बाहर ना निकले। तो अगर आपको लगता था आपकी जो सोसाइटी है वो इतनी सिक्योर है, जिसने गेट बाद में भी बंद किए, तो वो पहले ही आप फोन कर देते कि गाड़ी बाहर ना निकले। मीनवाइल आप पुलिस को कॉल कर देते। तरीका तो ये था, लेकिन वो आदत होगी फायरिंग कर दी ना, फायरिंग करना मसला ही नहीं है उनके लिए, नॉर्मल है ये चीज फायर करना। और इन्हीं लोगों के बच्चे जो हैं वो फिर इसी तरह से निकलते हैं बाहर और वो मासूम जाने ले लेते हैं। अभी जैसे डीएचए वाला वाकया हुआ, एग्जैक्टली 17 साल 2 माह इस लड़के की एज है, अब्दुर्रहमान, जिसकी वजह से ये सारा वाकया, वो अभी भी वो अबूरी ज़मानत पे था और अभी वो शामिल तफ्तीश होगा, चूँकि अदालत ने डायरेक्शन दी है कि वो शामिल तफ्तीश हो और केस की तफ्तीश आगे बढ़े। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है व्यूअर्स कि हम लोग आज इस स्टेज पर मौजूद हैं कि हम कहीं पर भी महफूज नहीं हैं। कहा जाता है कि आपकी किसी से दुश्मनी हो तो आपको डरने की ज़रूरत है, मगर मेरे ख्याल से आज हम जहाँ पर मौजूद हैं हमें किसी से दुश्मनी के अलावा भी डरने की ज़रूरत है। अपने घर में, अपनी सोसाइटी में भी डरने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में कम अज़ कम इस एक्शन के बाद कुछ ऐसे एक्शन मज़ीद होंगे कि ये जितने भी लोग जराइम पेशा हैं इनको थोड़ा सा खौफ इनके दिल में हो कि कम अज़ कम कोई भी जुर्म अटैम्प्ट करने से पहले इनके दिल में ये खौफ हो कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ मुझे उमर साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। देखते रहिए क्राइम स्टोरीज़।